प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो हम 100 बार सोचते हैं और कई बार इस पे वीडियो भी बने हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी जब आप बेचने जाएं यानी अगर आप सेलर हैं तो भी क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा? जी हाँ, प्रॉपर्टी बेचते समय भी आपको कई सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जब आप वो एग्रीमेंट कर रहे हैं या जब आप फाइनल सेल डीड कर रहे हैं, कई सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने कोई गलती कर दी या कोई चूक गए तो आप उस पूरी प्रॉपर्टी से और उससे आने वाले जो भी अमाउंट है उससे हाथ धो सकते हैं। अपने जीवन का कीमती समय में से 10 मिनट निकालिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी का कोई सौदा करने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आपको अगर इस तरह के वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल राइट नाउ। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 10 टिप्स की जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपनी प्रॉपर्टी का कोई सौदा करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं। सबसे पहले टिप, डू नॉट गिव ओरिजिनल कॉपी। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, जो खरीदार होता है वो हमको कहता है कि सर आप प्रॉपर्टी के कागज़ भेजो। तो जब हमको प्रॉपर्टी के कागज़ भेजने को बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपर एक स्कैन कॉपी, जो कलर्ड फोटोकॉपी होती है या कलर्ड स्कैन कॉपी होती है, वो भेज देते हैं। या कई बार तो कुछ मैंने ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पर हम ओरिजिनल कागज़ उसको दे के आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे कागज़ हैं, आपको जो देखना है देख लीजिए। आपको पता है यहीं से एक बड़े फ्रॉड की शुरुआत होती है, क्योंकि आपके उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से या जो आपकी कलर्ड स्कैन कॉपी है उससे हो सकता है वो आपके बिहाफ पर किसी पर्सन को डुप्लीकेट खड़ा करके प्रॉपर्टी को अपने नाम करा ले, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस होते हैं। तो अब करें क्या? जब भी कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, पहली बात तो आप उनको बोलिए कि मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी दूंगा जिस दिन मेरी फाइनल सेल डीड होगी, यानी मैं आपको फाइनल अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा। लेकिन अगर कोई फिर भी अड़ जाए कि नहीं मुझे डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए, तो आप कुछ मत करिए। अपने जितने भी रजिस्टर्ड सेल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, उनका आप प्रिंट आउट निकालिए, उसकी एक ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी कराइए और जब आप फोटोकॉपी का सेट उनको देने जा रहे हैं तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए पूरे पेपर पे, ताकि वो उसको किसी तरह से यूज़ ना कर सके। आप उसको क्रॉस लगाइए और उस पर लिख दीजिए ओनली फॉर पर्पज़ कि उसको पढ़ने के काम आ जाए। ऐसा करने से वो जीवन में कभी भी आपके साथ किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का धोखा नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही गोल्डन टिप मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी फोटोकॉपी दे क्रॉस लगा के दे। दूसरी टिप, जब अगर बहुत सारे मल्टीपल बायर हैं तो अगर आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए, जो जो आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन सब के साइन सेल एग्रीमेंट में होने चाहिए। और जब रजिस्ट्री हो तब वो 2 या 3 जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर हों उन सब की वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए सेल डीड में, ताकि उन सब के प्रॉपर वहाँ पे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हो सकें और वो प्रॉपर रजिस्ट्री करवा सकें। और इसमें एक और ज़रूरी बात, सपोज आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं एक्स को, एक्स पर्सन आपको कहता है कि अमाउंट जो है वो मुझे वाई पर्सन आपको दे देगा, मैं नहीं दूंगा। ऐसी गलती कभी नहीं करिए। जब भी आप प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं, आप उसी पर्सन के अकाउंट से पैसे लीजिए अपने अकाउंट में। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और पर्सन के अकाउंट से या उससे पैसा लेते हैं तो वो पर्सन फ्यूचर मोड के आके कह सकता है कि मैंने आपको पैसे दिए तो आपने रजिस्ट्री उसके नाम पे कैसे करा दी। इसलिए जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी के अकाउंट से आप पैसा लीजिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने प्रॉपर्टी पे कभी कोई लोन लिया हुआ है या उसको मॉर्गेज रखा हुआ है किसी बैंक के पास और आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, तो ये बात आपको अपने सेल एग्रीमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिटर्न फॉर्म में। अब कई बार हम बायर को एक ऑरली बोल देते हैं कि मेरा इस पे लोन है तो मैं आपको लोन फ्री करवा के दूंगा, या आप बैंक को लोन चुका देना तो प्रॉपर्टी में आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन आपके ऑरली बोलने से कुछ नहीं होता। सपोज आपने ऑरली बोल दिया और वो पर्सन जो आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, प्रॉपर्टी की सेल डीड कराने के बाद, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद फ्यूचर में आप पे अगर एक एफआईआर दर्ज करा दे कि सर इन्होंने जो मुझे प्रॉपर्टी बेची है उस पर इनका लोन लिया हुआ था, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी, फिर भी इन्होंने मुझे नहीं बताया, तो इन्होंने मेरे साथ 420 आईपीसी का यानी चीटिंग का एक ऑफेंस कमिट किया है और हो सकता है वो उस एफआईआर के थ्रू आपको ब्लैकमेल भी करे। इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आपने लोन ले रखा है तो प्लीज़ उसको डिस्क्लोज करिए रिटर्न फॉर्म में, और हो सके तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो बैंक आप में और जो बायर में बनता है उसमें इस बात का हवाला डाल दीजिए। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप फाइनल रजिस्ट्री करवा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप सेल डीड के थ्रू जब किसी बायर को दे रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक चेक। जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि हम चेक लेके आ जाते हैं। अब इस बात की कौन गारंटी देगा कि आपने जो चेक लिया है वो बाउंस नहीं हो। आपने सपोज चेक ले लिया और आप अगले दिन बैंक में लगाने जाते हैं, वो बाउंस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तब आप सोचेंगे मैं चेक बाउंस का केस डाल सकता हूँ।
तो भैया आपका जो अमाउंट आपके पास आना था वो तो आया ही नहीं, और अब आप एक नया और केस को इजाद कर रहे हैं और उस चेक बाउंस केस को लड़ रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, कुछ वकील ऐसी एडवाइस भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा सर, अगर रजिस्ट्री में हम लिखते हैं कि चेक बाउंस होगा तो ये सेल डीड कैंसिल मानी जाएगी। अरे भैया एक बार प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, अब उस सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए आप वापस कोर्ट में जाओगे, कई साल वापस आपको साथ लगेंगे। और एक यहाँ पे एक और लीगल आर्ग्यूमेंट है, सेल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूरा पैसा एक साथ लेना। अगर आप प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा तो भी सेल होती है, तो जब आप सेल डीड कैंसिलेशन के लिए फ्यूचर में जाएंगे तो ये आर्गुमेंट हमेशा आपके अगेंस्ट जाएगा कि प्रॉमिस तो किया था मैंने आपको कि मैं चेक दूंगा, बाउंस हो गया तो बाद में देखा जाएगा। इसलिए कभी भी आप चेक ना लें। तो आप क्या करें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जिस दिन रजिस्ट्री करा रहे हैं उसी दिन NEFT या RTGS करवा दें ताकि आपके अकाउंट में एक एंट्री आ जाए उस अमाउंट की। दूसरा, अगर वो ये नहीं करे तो आप उनको बोलिए DD बना के लेके आ जाइए, DD बनाने का खर्चा है, दोनों 50-50 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर DD बनवा दीजिए या RTGS या NEFT कर लीजिए, बट प्लीज़ चेक मत लीजिए क्योंकि अक्सर हमने देखा कि ऐसे चेक बाउंस हो जाते हैं। 5वां पॉइंट है पोजीशन को लेके। कई बार जो बायर होता है वो आपको कहता है कि सर ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, मैंने आपको एडवांस तो 2-4 लाख रुपए दे दिए हैं, मैं आपको फाइनल पेमेंट भी 1-2 महीने में कर दूंगा, आप रजिस्ट्री भी मेरे नाम करा दोगे, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक काम करो ना, आप मुझे कुछ टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी पोजीशन दे दो, मैं आपको पैसा चुका दूंगा। ये गलती कभी मत करना मेरे भाई। पोजीशन देने के बाद पोजीशन लेना बहुत डिफिकल्ट है। सपोज उसने फाइनल रजिस्ट्री के टाइम पेमेंट नहीं किया, उसने सेल डीड नहीं कराई, उसने आपको बाकी के पैसे नहीं दिए, तो आप पोजीशन कैसे खाली कराओगे? क्योंकि आप पोजीशन खाली कराने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट जाओगे तो कई साल आपके लग जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह के लालच या बहकावे में ना आए। कई बार बायर ऐसी प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं आपको रेंट भी दे दूंगा, मैं आपको एडिशनल पेमेंट भी कर दूंगा, फिर भी अपनी कीमती प्रॉपर्टी का पोजीशन उनको ना दें। जिस दिन सेल डीड हो जाए, पूरा पेमेंट हो जाए, उसी के बाद उनको वो प्रॉपर्टी दें। 6 बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट है तो उनको भी आप बता दीजिए कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, क्योंकि जब खरीदने वाला होता है वो अक्सर ऐसा इशू करते हैं टेनेंट कि सर ये प्रॉपर्टी आपने कैसे बेच दी है, अभी तो आपका मेरा लैंडलॉर्ड टेनेंसी का रिलेशन चल रहा है। साथ ही साथ आप जब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में उस बायर को ये डिस्क्लोज करते हैं कि यहाँ पे टेनेंट है, इनसे ये मेरा एग्रीमेंट हो रखा है, सो दैट फ्यूचर में वो आप पे किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सके। 7th बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, आप ऑब्वियसली बात है उस दिन अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस बायर को हैंड ओवर करेंगे। अब अक्सर ऐसा डिस्प्यूट रहता है कि बायर फ्यूचर में एक क्लेम लेकर आते हैं कि आपने मुझे XYZ डॉक्यूमेंट दिए लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इसलिए आप अपनी सेल डीड में ये क्लॉज डलवा दीजिए कि मैं जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है उस दिन ये सारे दस्तावेज की आपको मैं ओरिजिनल हार्ड कॉपी दे रहा हूँ। अगर उसमें नहीं भी लिखवा रहे हैं, एक सेपरेटली 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आज रजिस्ट्री के दिन मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए हैं, ताकि फ्यूचर में आपके खिलाफ कोई भी क्लेम ना आ सके। 8वीं और एक जरूरी बात है कि अगर आप जो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, जो आप सेलर हैं, कई बार आप जॉइंट अकाउंट में होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ की है, मेरे ब्रदर की है, मेरे सिस्टर की है। कई बार बहुत सारे जॉइंट ओनर्स होते हैं। तो जब आप जॉइंट ओनर्स हैं और आप बायर से पैसा मंगा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि आपसे अपने अकाउंट में पैसा मंगाए। आप जो जॉइंट ओनर्स हैं और जितने अनुपात में, यानी जिस रेशियो में वो आपके साथ ओनर हैं, उतने रेशियो में उनके अकाउंट में पैसा मंगाइए। क्योंकि हो सकता है आज आपके रिश्ते आपके परिवार वालों से अच्छे हैं, कल वो रिश्ता अच्छा नहीं रहे तो फ्यूचर में वो पर्सन क्लेम कर सकता है, आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी क्लेम कर सकता है कि प्रॉपर्टी जो बेची है वो मेरे भाई को या मेरी बहन को ही पूरे अकाउंट में पैसा आ गए, मुझे तो पैसा आया ही नहीं। तो इसलिए मैं इस सेल डीड कैंसिलेशन के लिए जा रहा हूँ और मैं इस सेल डीड को मैं डिनाई करता हूँ। तो इस बात से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि आप 50-50% ओनर हैं या 25% के 4 पार्टनर्स हैं, तो उतना ही पैसा आप अपने अकाउंट में लीजिए जितना आप उसके हकदार है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा क्लेम आपके पास ना आए। 9 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब सेल एग्रीमेंट होता है तो बायर अक्सर एक बात कहता है कि सर देखो मैं आपसे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं आपको आज एक एडवांस भी दे रहा हूँ, मैं रजिस्ट्री भी करवा दूंगा इतने महीने में इतने पैसे देके, लेकिन सर अगर कल मुझे लोन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? तो वे कंडीशन दिलवाते हैं बायर या उनके वकील उनको एक एडवाइस करते हैं कि आप एक कंडीशन दिलवाओ कि सब्जेक्ट टू द लोन दिस सेल एग्रीमेंट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सेल डीड, यानी अगर लोन मिलेगा तो ही मैं आपसे प्रॉपर रजिस्ट्री करवा के ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा क्लॉज मत दिलवाइए। अब ऐसा क्लॉज क्यों नहीं दिलवाना चाहिए, इसके पीछे की रीजनिंग को जानने के लिए हम जान लेते हैं कि लोन किन 2 बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। पहला, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की दस्तावेज प्रॉपर नहीं है या पूरी लीगल चैनल फॉलो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में बैंक लोन देने से मना कर सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि जो बायर है उसकी सिविल ही खराब हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ कितने भी अच्छे हों पर उस पर्सन की सिविल खराब है तो उसको लोन नहीं मिलेगा।
तो आप ये लिखवा दीजिए कि सब्जेक्ट टू द लोन, अगर उसको नहीं मिलता है तो एक ही कंडीशन पे ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा, जब मेरे दस्तावेजों के कारण, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के कारण उसको लोन नहीं मिल रहा है। अगर उसकी सिविल खराब होने के कारण उसको लोन नहीं मिल रहा है तो उसकी गलती मेरे पे नहीं होगी और वो एग्रीमेंट उस कंडीशन में कैंसिल नहीं होगा। तो आप इस कंडीशन को ऐसे डाइल्यूट करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और 10वीं और सबसे ज़रूरी और आखिरी बात यह है, जब आप रजिस्ट्री करवा दें, आप जिस दिन प्रॉपर ट्रांजेक्शन पूरा हो जाए तो जो रजिस्ट्री आपने करवाई है उसकी एक फ़ोटोकॉपी सेट आप भी रख लीजिए। आप तुरंत प्रभाव से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी आपके बोर्ड वहाँ लगता है वहाँ जाके उसकी कॉपी दे दीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जो बायर होते हैं वो प्रॉपर्टी लेने के बाद म्यूटेशन जल्दी से अपने नाम नहीं कराते, या नगर निगम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी उनके बोर्ड लगता है वहाँ पे जाके ये नहीं बताते हैं कि प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है। ऐसी कंडीशन में जो हाउस टैक्स बनता है वो उसी पर्सन के नाम पे आता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी वहाँ उस दस्तावेज में बोल रही है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी बेच भी दी है लेकिन आज भी अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आपके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रही है तो हाउस टैक्स का नोटिस तो आपको ही आएगा ना। इसलिए हमेशा एक फोटोकॉपी का सेट रखिए और उन डिपार्टमेंट में जाके आप दे दीजिए। ये 10 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको इस तरह के गोल्डन टिप्स घर बैठे देते रहें। और फिर भी कोई समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में जाके मुझे बताइए। हो सकता है घर बैठे हम आपकी समस्या का समाधान यहीं से कर दें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।